डॉक्टर नीतू सिंह जी। आइए डॉक्टर नीतू जी। आज के समारोह के केंद्र बिंदु उत्सव पुरुष माननीय सुनील अंबेकर जी का स्वागत करेंगे प्रभात प्रकाशन के कार्यकर्ता श्री कल्पनाथ प्रसाद जी। पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मानव मात्र के कल्याण और हितार्थ जो संगठन सतत सक्रिय है, जो सामाजिक समरसता के लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी नीतियां सेवा, करुणा, पारस्परिकता, सहानुभूति जैसे जीवन मूल्यों से संचालित होती हैं, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों समर्पित स्वयंसेवक राष्ट्र निर्माण में लगे हैं और भारत को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। परम पूज्य आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बोलेराम हेडगेवार जी ने सन 1925 की विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना की। समर्पित भाव से व्यक्ति निर्माण के महती कार्य को लक्षित कर संघ के स्वयंसेवक देश समाज के प्रायः सभी क्षेत्रों सेवा, विद्या, चिकित्सा, छात्र, मजदूर, राजनीति में राष्ट्र सर्वोपरि के मूल मंत्र को जीवन का ध्येय मानकर प्राणपण से जुटे हैं। संघ दुनिया में अपनी तरह का अकेला संगठन है। पिछले कुछ समय से संघ को जानने की और गहराई से समझने की जिज्ञासा बढ़ी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, कैसे काम करता है, इसने कैसे एक वटवृक्ष का रूप धारण किया, कैसे यह विश्वव्यापी हो गया, ऐसे अनेक प्रश्न निरंतर लोगों के मन में उठते रहते हैं। इन शंकाओं का समाधान करने, संघ की कार्य पद्धति को समझने, संघ को और निकट से जनवाने की दृष्टि से संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय सुनील अंबेकर जी ने यह पुस्तक लिखी है। अंबेकर जी को तथ्यों की गहरी समझ है, इसी कारण से वे विचार की स्पष्टता और उसके विस्तार दोनों पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हुए हैं। एक स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने शाखा पद्धति में कार्य किया है और उसे अपने जीवन में जिया है। उसी के आधार पर संघ की आंतरिक कार्य प्रणाली, निर्णय प्रक्रिया और समन्वयक दृष्टि पर उन्होंने गहराई से दृष्टिपात किया है। यह पुस्तक पहले अंग्रेजी में RSS रोड मैप्स फॉर द 21st सेंचुरी के नाम से प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक आज जिसका लोकार्पण हो रहा है उसका हिंदी अनुवाद है, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर जितेंद्र कार्लन ने अनुवाद किया है। इस पुस्तक के प्रकाशन में कुछ लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनका उल्लेख करना मेरा कर्तव्य है। माननीय मनोज कांत जी, राजीव तुली जी और रामानंद जी, इन्होंने एक विशेष भूमिका निभाई है इस पुस्तक के प्रकाशन में। मैं उनका हृदय से धन्यवाद भी करता हूं और स्वागत करता हूं। पुस्तक पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं वरिष्ठ स्तंभकार श्री नरेंद्र भदौरिया जी को। आइए नरेंद्र जी। मंच पर उपस्थित सभी वरेण्य अतिथियों को मैं नमन करता हूं। इस सभागार में अपने दीप्त जीवन के माध्यम से समाज को और उन्नत प्रखर बनाने के लिए अनेक तपस्वी विराजमान हैं। अपना जीवन सुगठित सुव्यवस्थित बने, यह हम सबका लक्ष्य होता है। एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
इसकी धारा में हम सब जब भी प्रवेश कर पाए, लगा कि जीवन का सुफल हमें हाथ लग गया है। आज यह पुस्तक कल मुझे प्राप्त हुई हिंदी में। अंग्रेजी का संस्करण इसका मैंने पहले देखा था, किसी के पास देखा था, इसलिए पूरा पढ़ नहीं पाया था। आज रात में जगकर इसे मैंने पढ़ा है। बहुत अच्छी पुस्तक है, एक गीता है मेरे लिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो नहीं जानते उनके लिए तो यह एक ऐसा सागर है जिसमें यदि गोते लगाएंगे तो उनके हाथ में अनगिन मोती हाथ आएंगे उनके। जिन्होंने संघ को जाना है और जिया है उनके लिए मैंने कहा यह गीता है, क्योंकि इसके माध्यम से ऐसा रस उनके भीतर प्रसूत होगा कि अन्य अन्य बंधुओं के पास हम और तीव्रता से पहुंचने का सामर्थ्य पा सकेंगे। यह धरा, यह भारत भूमि शील और सामर्थ्य की धरती है। शील और सामर्थ्य दो गुण ऐसे हैं जिनको पहचानने में सर्वदा भूल होती आई है। विश्व नहीं जान पाया। यह बड़ी विचित्र बात नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, लेकिन भारत में जन्मे लोग नहीं जान पाए, यह उनका दुर्भाग्य है। यह उनके किन्हीं पापों का, किन्हीं कलुष का दुष्परिणाम रहा होगा। एक नया अवसर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रदान कर रहा है। सुनील जी हमारे बहुत वरिष्ठ प्रचारक हैं, अपना संपूर्ण जीवन इस कार्य के लिए अर्पण किया है। उन्होंने उनकी लेखनी से जो चीजें इसमें आप देखने को आपको मिलेंगी वो बहुत सहज है। बहुत सहज मैं जब कहता हूं तो पुस्तक पढ़ते हुए माननीय सुनील जी शायद उससे सहमत होंगे। मुझे लगा कि आपके ध्यान में कहीं श्री रामचंद्र जी की गरिमा रही है। श्री रामचंद्र जी को भी पहचानने में सागर ने भी भूल की थी। सागर भी उनकी परीक्षा लेने के लिए खड़ा हो गया। माना जाता है कि सागर को उसी प्रकार से भूल हुई जिस प्रकार आगे चलकर गरुड़ से भूल हुई और पश्चाताप करना पड़ा। गरुड़ को कागभूषण, गरुड़ पक्षीराज को कागभूषण के पास, एक कौवे के पास जाकर के अपने उस पाप का प्रक्षालन करना पड़ा, भगवान की कथा सुननी पड़ी। शील बहुत गंभीर होता है और उस गंभीर को सहज समझ पाना कठिन होता है। शायद यही भूल आज के युग के अनेक ऐसे लोग करते आ रहे हैं जो अपने को नायकत्व का अहंकार उनके मन में आ गया। जिस प्रकार मैंने कहा कि सागर को अहंकार हो गया था, उस अहंकार के प्रक्षालन के लिए इस सागर की कुछ बूंदें, ये पुस्तक बहुत अनमोल पुस्तक है। अगर किसी को भेंट करने के लिए ले जाना हो तो कृपया 250 रुपए खर्च करने में संकोच न करना। समय कम है, इस पर मैं बहुत देर बोल सकता हूं क्योंकि ठीक से पढ़ी है, मन लगा कर पढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र जी। अब पुस्तक पर अपने विचार रखेंगे गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के निदेशक और सामाजिक विशेषज्ञ श्री बद्री नारायण जी। परम आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय दत्तात्रेय बोले जी, बड़े भाई श्री लांबेकर जी और उपस्थित सारे विद्वज्जन। ये पुस्तक मैं शुरू करता हूं एक सूत्र वाक्य से कि अगर भारतीय समाज को समझना है तो संघ को समझना है और संघ को समझना है तो इस किताब को समझना है। लेकिन इस किताब को समझने के लिए आपको कठिन कोई प्रयास नहीं करना है, कोई योगाभ्यास नहीं करना है। ये किताब बहुत सहजता से आपको बताती है, बुझाती है, समझाती है, कोई पॉलिमिक्स नहीं करती। प्रायः किताबें पॉलिमिक्स पर आधारित होती हैं, ये कोई पॉलिमिक्स नहीं करती। ये सीधे बताती है कि देखो ये हम लोग कर रहे हैं और ये इसकी खूबी है, ये क्राफ्ट की खूबी है, एक नया क्राफ्ट है। हम लोग प्रायः बनाम में बातें करते हैं,
जब भी कोई किताब लिखते हैं, हम सब लेखक हैं, तो पहले अपना एक शत्रु खड़ा कर देते हैं और उस शत्रु का जवाब देते हुए फिर अपनी किताब विकसित करते हैं। इस किताब की ये खूबी है। दूसरी बात कि ये किताब एक लेंस देती है जिससे आप संघ को समझ सके। लेंस का नंबर तय करके देती है, क्योंकि ज्यादा नंबर होगा तो धुंधला दिखेगा, नहीं दिखेगा, कम नंबर होगा तो धुंधला दिखेगा। तो एक बहुत एप्रोप्रिएट लेंस से, एक बहुत ही न्यूट्रलिटी, एक जो लेखक की सबसे बड़ी जरा संघर्ष जो होता है लेखक का, वो होता है अपने बारे में बात करते समय उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है वो कैसे अपने को न्यूट्रल रखे। और ये सुनील जी ने बहुत ही अच्छे से एक सारे आंकड़ों से बातें करते हैं। आंकड़े जो प्रॉब्लम है अभी तक संघ को समझने में, प्रायः विदेशी विद्वानों ने संघ पर लिखा, जिनने भी लिखा उन्होंने वॉल्टर एंडरसन वगैरह, उन सब ने जो आंकड़े दिए वो अनुभव और अपने ज्ञान पर आधारित नहीं थे, अनुभव के ज्ञान पर आधारित नहीं थे। तो यहाँ पर प्रायः होता है कि अनुभव किसी के पास है तो भाषा नहीं है, भाषा है तो अनुभव नहीं है। यहाँ पर सुनील जी ने ये दिखाया है इस किताब में कि अनुभव भी है और अनुभव का कहानी भी है, कहने की का शैली, भाषा भी है। तो एक ऑथेंटिक आंकड़ों के साथ बातें करती है। दूसरा, ये पुस्तक आधी भाग में तो संघ और संघ के पूरे इतिहास और उसके बनने की प्रक्रिया, विजन को बताती है, और आधे भाग में उसके प्रैक्टिस को बताती है। और विजन और प्रैक्टिस साथ साथ चलता रहता है। प्रैक्टिस क्या है? भारतीय समाज लगातार बदल रहा है। बदलने के कारण 90 के बाद आपने देखा कितना चेंज है भारतीय समाज में, ग्लोबलाइजेशन, न्यू लिबरल इकोनॉमी, सब कुछ। और उसके कारण भारतीय समाज एक खास तरह से स्ट्रेन से गुजर रहा है, जिसमें परिवार, हमारी जो पद्धति है, यानी जो नए नए समाज में चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, इन सारी चुनौतियों का एक पुस्तक जवाब देता है संघ के माध्यम से, कि देखिए संघ कैसे हर मुद्दे पर एक कहते हैं ना संवेदनशील संबंध भारतीय समाज के साथ। सब आपको कहीं बुलाने की जरूरत नहीं है, संघ वहां पहुंच जाता है या संघ वहां पहुंचा रहता है। जैसे भूकंप हो, जैसे कहीं कोई क्राइसिस हो, संघ वहां स्वतः, वो एक संवेदनशील रिश्ता के कारण संभव है। इंट्यूटिव संवेदनशील रिश्ता भारतीय समाज से जो संघ ने बनाया है, ये किताब उसका बयान करती है। ये किताब ये बताती है कि कैसे एक आक्रामक आधुनिकता ने भारतीय समाज के परिवार व्यवस्था, भारतीय समाज में जो जाति के साथ हमारा ट्रीटमेंट है, यानी जाति को जिस तरह से हम डील करते हैं, उसमें तनाव पैदा हुआ है। और ये किताब ये बताती है कि कैसे समरसता के माध्यम से संघ किस तरह से जाति के समस्या को एक इंक्लूजन, सर्व स्वीकार, सर्व समाहार के माध्यम से रिजॉल्व कर रही है। जाति, परिवार की समस्या, कुटुंब प्रबोधन जिसको कहते हैं संघ की भाषा में, कुटुंब प्रबोधन, ग्राम विकास जैसे, यानी विकास का जो असंतुलन है, उस असंतुलन को कैसे ये किताब संघ एड्रेस करता है, ये किताब उसका पूरा व्याख्यान, आख्यान हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो जो भी चुनौतियां हैं, चुनौतियों को, हर चुनौती जो समाज में खड़ी होती है, संघ पता नहीं कैसे उसको फील कर लेती है। शायद वो अपने प्रचारकों के माध्यम से फील करती है, प्रचारक जो होते हैं या जो कार्यकर्ता होते हैं, और संघ उसका एक जवाब, उसका एक्शन में, यानी सामाजिक कार्य और सेवा कार्य से बड़ी बड़ी समस्याओं का, चुनौतियों का समाधान जो संघ करती जा रही है, जिसमें अंतर्जातीय विवाह कोई स्ट्रीम न पैदा करे सर्व स्वीकार के रूप में। तो इस तरह के तमाम मुद्दे, ग्लोबलाइजेशन से खड़ी हुई समस्या, जाति को कैसे डील करें हम, कैसे ट्राइबल हिस्ट्री, कैसे इतिहास को रचें, कैसे एक नए इतिहास से एक नए देश का, भारतीयता को और एक भारत को रचें। इतिहास की रचना में लोक स्मृतियां, उनका क्या महत्व हो, और उन सबको ये किताब बयान करती है। मुझे तो लगता है कि ये अभी मैं ये इतना उसमें नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये एकमात्र किताब है जो बहुत ही ऑथेंटिक, अपने अनुभव और ज्ञान दोनों से पैदा हुई पुस्तक है, जिसको हम सब जो समाज विज्ञान के छात्र हैं, जो विद्वान हैं, उनको पढ़ना चाहिए। और हम सब पढ़ते हैं ताकि वो हमें एक खास तरह से दिशा दे सके। ये किताब सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये आपको विजन देती है आगे क्या होगा, भविष्य का भारत चुनौतियों से और आगे के जो सपनों से।
और उन सपनों और चुनौतियों दोनों का आख्यान ये किताब देती करती है। मुझे लगता है कि मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं ये कह के कि ये किताब एक सामाजिक पाठ है, संघ के एक्शन का, संघ के कार्यों का, संघ के जो मिथक हैं संघ के बारे में जो बन गए हैं उन मिथकों को तोड़ने और खोलने का, लेकिन तोड़ने का मतलब लड़ाई करके नहीं, बहुत ही हल्के से वो आपको उनको हटा देती है और पढ़ने के बाद आप कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं था, अभी जो सुना था वो तो गलत सुना था, संघ ने तो इतना अच्छा काम किया है, ये काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये किताब इस मामले में एक सफल किताब है, सहज ढंग से बनी है और खुद रचनाकार हमारे सामने हैं, वो अपनी रचना प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे ये किताब शक्ल ली, कैसे आकार ली। लेकिन मैं यही बात खत्म करूंगा, दोहराऊंगा अपने को। मिलान कुंदेरा एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हैं, उनकी इस बात से कि किसी के पास अनुभव है तो भाषा नहीं, किसी के पास भाषा है तो अनुभव नहीं। यहाँ हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास अनुभव भी हैं और भाषा भी है। हम सबके पास, यानी हमारे पास उतना अनुभव नहीं है, लेकिन हमें पढ़ने से एक उससे जुड़ने की संवेदना है और उससे हम जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूं आपकी। धन्यवाद प्रदीप नारायण जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों में संघ के बारे में जो धुंध लोग फैलाने का प्रयास करते हैं उसे छाटने का एक यहाँ प्रयास किया आपने। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर कलाम के चिंतन में सदा युवा, विद्यार्थी और छात्र रहते थे। उनका विश्वास था कि छात्र युवा शक्ति ही समर्थ, सशक्त, सबल भारत के स्वप्नों को साकार करेगी। इन्हीं भाव से अनुप्राणित संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री सुनील अम्बेडकर जी का शैक्षिक, आर्थिक आदि मूलभूत वैचारिक विषयों में विशेष रुचि व अध्ययन है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार का विषय हो या समावेशिता का प्रश्न, छात्रों में राष्ट्रभाव जागृत करने का विषय हो या गुणवत्ता शिक्षा के लिए आंदोलन करना हो, माननीय सुनील जी सतत सक्रिय रहे। उन्होंने हर उस विषय पर पहल की है जिसका संबंध समाज और राष्ट्र से होता है। उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की है और वहाँ के समाज जीवन का गहन अध्ययन किया है। वर्तमान में आप संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया इस पुस्तक की लेखन यात्रा से हमें परिचित करवाएं। माननीय सुनील अम्बेडकर जी। आज मंच पर उपस्थित प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कार्यवाह माननीय दत्तात्रेय जी, जिनके प्रकाशन से, प्रभात प्रकाशन से आज ये पुस्तक प्रकाशित हो रही है, वो प्रभात कुमार जी, यहाँ बहुत सारे वरिष्ठ जन बैठे हैं, सभी को मेरा प्रणाम। वैसे मैंने तो बहुत कुछ किताब में लिख डाला है, इसलिए अभी यहाँ कुछ और ज़्यादा कहूँ उचित नहीं होगा। आज हमें काफ़ी वरिष्ठों का मार्गदर्शन प्राप्त होने ही वाला है। वैसे मूल में कोई मेरा छोटे छोटे कार्यक्रम के लिए छोटी छोटी पुस्तिकाएं बनाना, ये काम तो लंबे समय से चल रहा था, लेकिन कभी कोई ऐसा पुस्तक लेखन का कोई अभ्यास नहीं था। लेकिन पिछले कई वर्षों से लगातार यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थियों के बीच में जाने का एक अवसर लगातार मिला और एक लगातार कोई न कोई विषयों पर चर्चा होती थी। चर्चा के बाद औपचारिक, अनौपचारिक बहुत सारे प्रश्न, जिज्ञासा भी चलती थी। लगातार ये अनुभव कुछ वर्षों से आ रहा था कि बहुत सारी जिज्ञासा है लोगों को भारत के बारे में, हमारे देश के धर्म संस्कृति के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। और जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ा, नए प्रकार की टेक्नोलॉजीज आई, तो एक ऐसी पीढ़ी भी तैयार होने लगी कि जिसको पूरी दुनिया के बारे में जानकारी मिलती है।
और उनके मन में एक तुलनात्मक विचार भी चल रहे हैं। एक समय ऐसा भी गया कि कुछ लोगों ने लिख दिया, बोल दिया, वही चलता रहा। लेकिन अनुभव आया कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके स्वयंसेवकों ने जो विभिन्न प्रकार के कार्य किए, उसके माध्यम से जो जागृति चल रही थी, उसका कहीं ना कहीं परिणाम अनुभव में आने लगा। कई लोग जो सोचते थे कि ये देश तो कभी सुधरेगा नहीं, मुझे अनुभव आने लगा, और मैं मानता हूं कि ये अनुभव आप लोगों ने भी लिया होगा, कि ऐसे सोचने वाले बहुत लोग, नए पीढ़ी के लोग आने लगे कि जिनको लगा कि नहीं, भारत के बारे में जो हमको जो बताया सही नहीं है, हमारे अंदर भी कुछ गलत हमको बताया गया, कम बताया गया, और इसलिए जानना चाहिए। और ये जिज्ञासा लगातार बढ़ते हुए मैं अनुभव कर रहा था। फिर धीरे धीरे और एक परिवर्तन मैंने अनुभव किया। केवल ये सही है, ये गलत है, यहां से चर्चा आगे बढ़ती चली गई, और पिछले कुछ वर्षों से, लगभग मैं 10-12 वर्षों से तो बोल ही सकता हूं, एक विचार सबके बोलने में आता था कि अब हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कैसे कर सकते हैं। और ये प्रश्न केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर में जो लोग पढ़ने जाते थे, कभी वो सोचते थे कि हम लोग यहां तो बेकार है, यहां कभी नहीं, हम अपना जाके दुनिया बाहर बनाओ। तो उनसे भी ये विचार आने लगे। मैं उस समय सिंगापुर के यूनिवर्स में गया, कभी बीजिंग में, पेकिंग में गया, यूनिवर्सिटी में, वहां भारत के पढ़ने वाले विद्यार्थी पूछने लगे कि वो सब तो ठीक है, अब हम बताओ, हम तो यहां आ गए, हम क्या कर सकते देश के लिए, हमें कुछ मौका दीजिए। और ये विचार जो था कि पार्टिसिपेट करने का, शामिल होने का, और केवल सरकारों पर निर्भर होने की जगह अपने से कुछ स्वयं करना, वो प्रक्रिया कई प्रकार की हो सकती थी। और फिर वो पूछते थे कि फिर आप लोग क्या करते हैं, संघ क्या करता है, हम लोग जो जानते हैं। तो और अनुभव यह है कि सब लोगों को ये समझ में आता था कि हम संघ में जुड़ सकते हैं, संघ के संगठन में जुड़ सकते हैं, या हम अपना जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी हम बैठे हैं, जिस पोजीशन पे बैठे हैं, उसमें भी हम लोग अगर संघ से प्रेरित होते, संघ को समझते, तो हमें कोई रास्ता मिल सकता है। अगर हम जिस प्रोफेशन में, वहां भी हम कुछ अच्छा देश के लिए काम कर सकते हैं, अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। ये जो एक सुधार और एक बदलाव जो मैं लगातार अनुभव कर रहा था, और ये लगातार कई प्रश्नों के जवाब में दे रहा था, और उसका एक सुखद अनुभव भी ले रहा था, तभी ये विचार मन में आ रहा था कि इसको कुछ विस्तार से सबके सामने रखना चाहिए। फिर एक विचार भी आ रहा था कि 1947 में हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ सपना देखा आजादी के आंदोलन में। अब आने वाले समय में जब 100 वर्ष हो जाएंगे, 2047, तो तब हम लोग कहां तक पहुंच जाएंगे। और अब ये जो अनुभव आ रहा था, लगा कि अगर ये पीढ़ी, अब जो जिसके मन में ऐसा आ रहा है, वो जुड़ जाएगी तो बहुत कुछ बदलाव होगा। एक प्रश्न और आ रहा था कि कोई भी संगठन जब बढ़ता है, बड़ा होता है, उसकी शक्ति बढ़ती है, व्यक्ति की भी या समुदाय की, संगठन की, तो एक स्वाभाविक सा बहुत लोगों का ऐसा अनुभव दुनिया में है, और जो बताया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, कि वो अपनी शक्ति का उपयोग अपने प्रभुत्व के लिए, और अपने वो किसी भी प्रकार का विचार हो सकता है, पद्धति हो सकती है, उसको पूरी तरह किसी तरीके से स्थापित करने में, और पूरे समाज को नियंत्रित करने का एक जिसको प्रयास, या और उसके कारण बहुत सारी हिंसा, दमन, उसका अनुभव दुनिया में बहुत सारा है। स्वाभाविक रूप से संघ का कार्य जब बढ़ता है, तो कई लोग यही प्रश्न पूछते थे कि संघ बढ़ता जाएगा तो आगे क्या करेगा। कभी कभी इस प्रकार के विचार भी, जो लोग नहीं जानते, वो इसके बारे में भी कुछ ऐसे उल्टे सीधे विचार भी रखते थे। तो शायद वो न भारत को, न हिंदू को शायद जानते नहीं थे, न संघ को जानते थे, ऐसा लगा। उनकी भी गलती नहीं थी, शायद देश में उस तरीके का जो विचार प्रस्तुत होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। और इसीलिए संघ की जो पद्धति है कि भाई
संघ जो है जब जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा तो तो ये संघ समाज, पूरे समाज का संगठन कर रहा है, मतलब समाज को मजबूत करने के लिए आगे जा रहा है। और इसलिए ये समाज को नियंत्रित नहीं करेगा, समाज को सशक्त करेगा। और धीरे धीरे मैं इस पुस्तक में भी उदाहरण दिया हूं कि जैसे दूध में अगर शक्कर डाली तो वो मिल जाती है, शक्कर का अस्तित्व नहीं रहता लेकिन मिठास रहती है। तो संघ का भी भविष्य आगे आने वाले समय में वैसा ही है। तो यही बातें मन में चल रही थी। उसी समय पूछा गया किताब लिखने के बारे में, सबकी सहमति भी बनी, तो फिर कुछ लिखने का प्रयास किया और फिर स्वाभाविक रूप से उसको उस समय लगभग 1.5-1.25 साल पहले उसको प्रकाशन भी हुआ। और ये विचार आया, प्रभात जी ने पहल भी की, तो उनके सब लोगों के प्रयास से आज हिंदी का रूपांतर भी आज आया है। मैं इसके लिए सभी सहयोगियों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और इस किताब में संघ तो एक किताब तक सीमित नहीं हो सकता, संघ तो बहुत अपार है और हर व्यक्ति अपने तरीके से समझ सकता है। मुझे जो समझ में आया उसको मैंने अपने तरीके से कुछ समझाने का एक छोटा सा प्रयास, प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बाकी मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उसको और अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे और करते हैं। तो मैं उन सब के प्रति जो भी इसमें कमी है वो मेरी है, बाकी जो बहुत अच्छा है वो सब संघ का है, देश का है। नमस्कार। धन्यवाद सुनील जी भाई साहब। प्रभात प्रकाशन का सदैव यह प्रयास रहता है कि वह राष्ट्रीय महत्व के और राष्ट्रीय सोच को विकसित करने वाले विषयों को समाज के सम्मुख लाए, सामाजिक सांस्कृतिक विमर्श का मार्ग प्रशस्त करने वाली पुस्तकें प्रकाशित करे। ऐसी पुस्तकें जिनसे भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति समृद्ध हो, जो हमारे गौरवशाली अतीत और स्वर्णिम अस्मिता का जयघोष करें। आज लोकार्पित होने वाली कृति इसी समृद्ध परंपरा की एक मणिरत्न है। मैं मंचस्थ अभ्यागतों से आग्रह करता हूं, कृपया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। इस पुस्तक के पेपरबैक संस्करण का मूल्य 250 रुपये है, पर आज मात्र 150 रुपये में यह बाहर उपलब्ध है। जो बंधु लेना चाहें वे ले सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहस्त्र कार्यवाह हम सबके सुपरिचित माननीय दत्तात्रेय होसबाले जी दीर्घकाल से प्रचारक है। वे भी पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे। निरंतर प्रवास करते हुए आप कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते रहे हैं। देश की वे दिशा दशा निर्धारित करते हैं। प्रभात प्रकाशन को उनका मार्गदर्शन निरंतर मिलता है और एक अभिभावक के नाते वे हमें स्नेह देते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, अपने उद्बोधन से हमें प्रेरित करें। माननीय दत्तात्रेय जी। आज के इस पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश केवल नहीं सारे भारत के एक राज्य के इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी महाराज जी और मेरे मित्र सुनील जी, प्रभात जी और इस सभागार में उपस्थित सभी
ज्येष्ठ समकक्ष बंधु भगिनी मित्रों, आज का कार्यक्रम एक पुस्तक लोकार्पण के है और संघ के बारे में है, और संघ के कार्यकर्ता को आप मंच पर खड़ा करेंगे तो क्या बोलेगा। अभी तक तो पुस्तक के बारे में दो विद्वान लोगों ने, लेखक लोगों ने संक्षेप में किंतु इतने अच्छे शब्दों में जो सच है उसी को उन्होंने रखा ही है। इसलिए पुस्तक के बारे में मुझे और कुछ कहना शायद आवश्यक नहीं है, और पुस्तक क्यों लिखे इसके बारे में भी सुनील जी ने इसे रखा ही है। और आज ऐसी स्थिति इस प्रकार के विचार की क्यों है, या आगे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे ही, ऐसे मैं मानता हूं। तो मैं ना लेखक हूं, ना विचारक हूं, ना इंटेलेक्चुअल हूं। मैं तो संघ का कार्यकर्ता हूं। संघ के कार्यकर्ता प्रचार के इंटेलेक्चुअल वगैरह होते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे संघ में भी लेखक, कवि, पत्रकार, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, उनकी भी एक श्रृंखला है। माननीय शेषाद्री जी, माननीय ठेंगड़ी जी, परमेश्वरन जी, बहुत सारे, देवेंद्र स्वरूप जी, ऐसे लोग लेखन लिखे, माननीय रंगाहरी जी, तो डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी वहां बैठे हैं पीछे, और ऐसे बहुत सारे लोग जो लिखते हैं। ऐसे चीजों को हम पढ़ते आए। सुनील जी भले ही विद्यार्थी परिषद में मेरे बाद संगठन मंत्री बने, और विद्यार्थी परिषद में मैं उनसे थोड़ा सा सीनियर हूं, क्योंकि मैं पहले जन्म ले लिया था, इसलिए इतना ही है। तो इसलिए, लेकिन उनके पुस्तक भी मैं पढ़ रहा हूं, दिशा सूत्र स्वर्णिम भारत के। तो इसलिए मैं कहने जैसे मेरा व्यक्तित्व तो नहीं है। केंद्र लखनऊ है, संघ में एक दायित्व है, इसलिए मुझे आज बिठाए हैं, इसलिए कुछ बातें मैं कहूंगा ही। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी बताया उन्होंने, तो संघ के बारे में बद्रीनारायण जी, नरेंद्र जी ने भी की। संघ को लोग जानते हैं, संघ के प्रचार जितने हैं, अपप्रचार उससे ज्यादा हो गया था, मिथ्या प्रचार भी हो गया था, थोड़ा थोड़ा वो छट रहा है। संघ के बारे में बिना जाने बोलने वालों की संख्या बड़ी है, और संघ को पुस्तक के रूप में जानना चाहिए ऐसे सोचेंगे तो वो भी गलत है। जैसे अभी स्वयं लेखक ने कहा कि संघ तो पुस्तक से ज्यादा है, अपार है। यू कांट बाइंड आरएसएस विद इन द 2 रैपर्स। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, मैं 15-20 मिनट आपके सामने इसके वर्णन करना तो मेरा काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो संभव नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ हुआ, बिल्कुल ठीक है, एक संगठन के नाते संघ को प्रारंभ किया उन्होंने डॉक्टर केशवराव हेडगेवार ने। लेकिन उन्होंने कहा मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, ये उनका ही कथन है। भले ही एक संघ का कार्य प्रारंभ आज हम कर रहे हैं, वो मैं कर रहा हूं, ये भी उन्होंने नहीं कहा। 16-17 साथियों को उन्होंने अपने घर पर बिठाकर आज हम संघ का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं नहीं कहा। तो पहले दिन ही तय हो गया संघ की कार्य पद्धति क्या है। मैं कर रहा हूं, ये संघ में नहीं है। दूसरी बात, संघ को उस दिन नाम नहीं दिया। 1925 के 27 सितंबर यानी विजयदशमी के दिन संघ कार्य प्रारंभ हुआ। बाद में अगले वर्ष के अप्रैल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह नाम इसको दिया गया। बच्चा पहले पैदा हुआ, उसके बाद नाम होता तो वही है। तो इसे पहले दिन ही तय करके
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं तय किया, मेंबरशिप नहीं रखा, पंजीकरण नहीं। तो इसलिए एक, जैसे अभी प्रभात जी ने प्रारंभ में कहा, विश्व में एक अनोखा प्रयास है। मैं संगठन है ऐसे कहने के लिए सोच रहा था, लेकिन संघ आज संगठन के रूप में नहीं है। यह एक अभियान है, एक आंदोलन है, एक जीवन शैली है, एक जीवन दृष्टि है, एक अनुभव है, एक अनुभूति है। इसलिए कितने भी आप वर्णन करो फिर भी वो थोड़ा सा बच जाता है। 3 शब्द तो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इन 3 शब्दों पर 3 दिन बौद्धिक देते थे पूजनीय गुरुजी संघ शिक्षा वर्ग में। राष्ट्रीय क्यों है, राष्ट्रीयता क्या है, स्वयंसेवक क्या है, स्वयंसेवक कौन है, और संघ क्या है। संघ यानी केवल कुछ लोगों के संगठन नहीं है, समाज को संगठन। इसलिए संघ में कहने की पद्धति है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी संघ। यह समाज में संगठन नहीं है, यह समाज का संगठन है। 2 अक्षरों में और का में अपार अंतर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में एक संगठन नहीं है। उदाहरण के लिए एक ये बहुत सारे संगठन समझो, शिक्षकों के, मजदूरों के, विद्यार्थियों के, महिलाओं के, कोई संगठन होता है जो संगठित करता है, वो संगठन उनको ऐसे नहीं बनाता है। मजदूरों को बनाता है, इसमें मजदूर रहते हैं उनको संगठित करते हैं, शिक्षक रहते हैं उनको संगठित करते हैं, अधिवक्ता रहते हैं उनको संगठित करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवक समाज में रहते हैं उनको संगठित करता है, ऐसे नहीं होता। संघ में आते हैं, स्वयंसेवक बनते हैं, संगठित होते हैं, समाज को संगठित करते जाते हैं। ये एक अनोखी प्रक्रिया है। इसलिए स्वयंसेवक समाज में उपलब्ध है, उनको संगठित करने वाला स्वयंसेवकों का संगठन नहीं है, स्वयंसेवक बनाने वाले संघ है। और स्वयंसेवक भी संघ को बनाकर उतने सीमित नहीं रहते, द्वीप के नाते समाज में समाज का संगठन। तो इसलिए संघ को समझने के लिए ऐसे सूत्र जो संघ में बहुत सारे ऐसे हैं, तो इसको अनुभूति चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज एक अभियान है, इसमें स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र, ऐसे आज की शब्दावली में स्वर्णिम भारत, दिशा सूत्र, रोड मैप वगैरह, जैसे अभी बद्री नारायण जी ने भी, स्वयं सुनी जी ने भी आकी, वर्तमान युग में कई प्रकार के प्रश्न, कई प्रकार के विचार जो उठते हैं, उसके लिए कई बार पूछा जाता है संघ क्या कहता है, संघ का इसका अभिप्राय क्या है। संघ का अपने अभिप्राय, अपने मत ऐसे किसी पुस्तक से, किसी एक भाषण से, किसी एक व्याख्यान से ऐसे नहीं होता। इस पुस्तक के मूल जो इंग्लिश पुस्तक दिल्ली में ऐसे ही एक कार्यक्रम में उसका लोकार्पण हुआ, उन्होंने सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी ने उस समय यही कहा था। मैं सरसंघ चालक के नाते भी संघ के किसी विषय के बारे में मैं बताकर आदेश नहीं देता। संघ में जो भी होता है वह 4 लोग, 10 लोग, 25 लोग अलग अलग स्तरों पर बैठकर चर्चा करके, संवाद करके एक सहमति, सर्वसम्मति बनाकर चलते हैं। इसलिए उस सामूहिक मत को संघ का मत कहते हैं। किसी एक पुस्तक, एक प्रस्ताव, एक व्याख्यान, एक बौद्धिक, किसी एक व्यक्ति के एक स्टेटमेंट, ये संघ नहीं होता। लेकिन वो कोई करता है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने इसके विचार करते हैं। संघ में एक गणवेश बदलने के लिए भी हमने 5 साल लगाए। क्यों? सबकी सहमति बने भाई। इसलिए संघ कहता है हमको जल्दबाजी नहीं है, लेकिन हेजन स्लोली, ऐसे जो अंग्रेजी में कहते हैं वो है, हेजन स्लोली है। यू वांट टू हेजन, लेकिन सावधानी से, क्योंकि भारत के इतिहास के चढ़ाव उतार में और उतार से फिर चढ़ाव में बहुत सारे अनुभव इस देश में हैं। इसलिए किसी एक विचार को इतने विशाल देश के, इतने व्यापक समाज में, इतने दीर्घ इतिहास के समाज में
इतनी विविधता के राष्ट्र में किसी एक विषय को तमिलनाडु में कोई हो रहा है, उत्तर प्रदेश कुछ हो रहा है, वहां पंजाब में किसी एक समाज के एक बिंदु को लेकर हम सारे हिंदू समाज के बारे में कह देना एक वाक्य में, एक शब्द में, एक प्रस्ताव में, एक भाषण में, ठीक नहीं होता। रामस्वरूप जी, धर्मपाल जी, ऐसे लोगों ने भारत को समझकर जिस प्रकार के उन्होंने रखने का प्रयत्न किया, भारत एक अनोखा देश है, यहां के समाज एक अजीब समाज है। इसके अनुभव और अनुभूति, यह यहां के लोकानुभव, यह किसी एक मुट्ठी में ऐसे बांधने वाली चीज नहीं होती। तो इसलिए सारे यूरोप को एक प्रकार से आप कह सकते हो और किसी देश के बारे में, वो भारत के बारे में नहीं कह सकते। तो इसलिए संघ के जो विचार है, जब कहता है ये भारत हिंदू राष्ट्र है, तो इसकी पहचान है, इसकी अस्मिता है। इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ नहीं हुआ। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या होगा, कई लोग प्रश्न पूछते हैं। उनको ना राष्ट्र के, ना हिंदू के, ना हिंदू राष्ट्र के तो समझ थोड़ा कम है। नहीं है ऐसे मैं नहीं कह सकता, इसमें मैं कह नहीं सकता, लेकिन उनको पूर्ण सहमत नहीं। राष्ट्र के एक एडजेक्टिव है, गुण विशेषण है ये हिंदू। जो हिंदुस्तान है, इसके हिंदुत्व जो है, इसकी पहचान है। ये थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, पांथिक नहीं है, धार्मिक इस अर्थ से नहीं है, रिलीजियस नहीं है। क्योंकि धर्म और रिलीजन के कारण होने के कारण मुझे कहने में थोड़ा सा संभाल के कहना पड़ता है। धार्मिक है उस अर्थ से, जो एक यूनिवर्सल ग्लोबल एथिकल ऑर्डर है, जिसको हम धर्म कह सकते हैं, उस अर्थ से धार्मिक है। मनुष्य धार्मिक होना चाहिए, यानी क्या, नैतिक होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। इसका अर्थ रिलीजियस अर्थ से नहीं है, उस अर्थ से हिंदुत्व। आज 26 फरवरी है, स्वतंत्र वीर सावरकर के स्मृति दिवस है। भारत में उन्होंने हिंदुत्व इस विषय को सार्वजनिक जीवन में अपने पुस्तक, अपने भाषण में उन्होंने इस विचार को रखा। संघ में भी जब हिंदुत्व कहते हैं, सावरकर जी ने भी रखा है, हिंदुत्व इज नॉट हिंदू रिलीजन, ये हिंदूनेस है। इसलिए इस हिंदूनेस को सेक्युलर कहने वाले, अपने को कहने वाले लोग खुद को, इसको कम्युनल, सांप्रदायिक, छोटा, संकुचित, इस प्रकार प्रचारित कर दिया। 100 साल पहले भारत में हिंदू संकुचित, नॉन सेक्युलर, सांप्रदायिक नहीं था। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे हिंदू केमिस्ट्री पुस्तक लिख सकते थे। ही वॉज नॉट एन आरएसएस स्वयंसेवक। स्वामी विवेकानंद हिंदू विचार के बारे में दुनिया भर बोल सकते थे। ही वॉज नेवर ए कम्युनल पर्सन। लेकिन पिछले 100 साल में भारत में हमने क्या किया, हिंदू कहना ये संकुचित है, सांप्रदायिक है, सेक्युलर नहीं है, ये कैसे आ गया? तो इसलिए हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू धर्म, हिंदूनेस, इसको समझने की आवश्यकता है। भारत के दीर्घ परंपरा के इतिहास के समझ नहीं होता है तो इसमें गड़बड़ियां हो सकती है, सोचने में, समझने में, बोलने में। यही हुआ है। इसलिए जब सावरकर कहते हैं अपनी पुस्तक में हिंदू धर्म जो है, यानी रिलीजन के अर्थ से वह हिंदुत्व के एक हिस्सा है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक धार्मिक परंपरा के, उपासना पद्धति के कुछ बातें हैं। किसी भी समाज में, किसी भी जन समुदाय में ये हो सकता, होना चाहिए, लेकिन उससे और व्यापक दृष्टि से हिंदुत्व है, जिसके अंदर एक सांस्कृतिक सभ्यता के इतिहास की दीर्घ परंपरा के एक सुगंध है, उसके एक अनुभूति है, उसके एक स्मरण है, याद है। उसका इस सारे समाज को एक अर्थ से आलिंगन करने के एक महद आकांक्षा है।
इसलिए उसको आप संकुचित बना दिया, हिंदू कहते हैं। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कहते हैं, स्वयं डॉक्टर हेडगेवार ने कहा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इस अर्थ से उन्होंने कहा था। इसलिए संघ में बचपन से मैं संघ की शाखा में गया हूं, इसलिए हमको यह कहा है कि हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू जो है यह राष्ट्रवाचक शब्द है। मैं 6ठी 7वीं क्लास में मैं संघ की शाखा में गया, 8वीं 9वीं में जब से मैं मुख्य शिक्षक था, हम यही कहते थे भारत के राष्ट्रीयत्व हिंदुत्व है और यहां के जो हिंदुत्व है वो राष्ट्रवाचक शब्द है, इसके गुण हैं, एडजेक्टिव है। तो इसलिए सनातन धर्म यहां की राष्ट्रीयता होती है, ये महर्षि अरविंदो ने उत्तरपाड़ा भाषण में घोषित किया। इस भारत भूमि को जो पुण्य भूमि मानते हैं, मातृभूमि मानते हैं, वो यहां के हिंदू हैं, ये सावरकर ने कहा। यही तो सभी ने कहता है। सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी ने भी यही कहा, भारत में जन्मे लोग हिंदू है। कोई आज कहता है, कोई अपने को हिंदू कहने में गर्व कहता है, कोई कहता है ठीक है मैं हिंदू के घर में जन्मा हूं इसलिए मैं हिंदू हूं, ऐसे कहता है। कोई हिंदू में था या मेरे पुराने पीढ़ी के थे, ये भूल गया है। कुछ लोग भूले नहीं है, लेकिन वो अपने राजनीति के लिए, स्वार्थ के लिए, या आज के जो दुनिया के व्यापार चलता है इसमें रहने के लिए वो कहते हैं। सत्य तो वही है, भारत में रहने वाले सभी लोगों की डीएनए एक है, उस डीएनए का नाम हिंदू है। तो इसलिए आप जब इसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी किया तो प्रॉब्लम शुरू हुआ। आप माइनॉरिटी करेंगे तो घर वापसी करनी पड़ेगी। किसी ने मुझे पूछा, आप हिंदू इस तरह के सभी हैं ऐसे मानते हो, वसुधैव कुटुंबकम कहते हो, तो घर वापसी क्यों है? मैंने कहा घर वापसी नहीं होती। आप यहां कुछ लोग माइनॉरिटी है ऐसे आप अलग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कहना पड़ेगा फिर घर वापसी भी करनी पड़ेगी। आप जरा गहराई से सोचिए। तो इसलिए हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र के, मैं ज्यादा समय इसमें नहीं रहूंगा क्योंकि मेरे समय जो बताए थे लगभग समाप्त हो रहा है, तो इसलिए मैं इस विषय में लंबा व्याख्यान दूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या महर्षि अरविंदो या स्वामी विवेकानंद या इस देश में ऐसे कई लोगों ने जब हिंदू हिंदुत्व के बारे में बताया, उसको वो क्या है ये समझना पड़ेगा। 100 साल पहले हिंदू हिंदुत्व संकुचित नहीं है। भारत स्वतंत्र होने के बाद इसको ये सेक्युलर नहीं है, ये ऐसे है वैसे है कहने के ये जो बौद्धिक सर्कस हुआ है इस हिंदुस्तान में, इससे नुकसान ज्यादा हुआ है। तो इसलिए संघ इस विषय को आग्रहपूर्वक रखता है और संघ के जो दिशा सूत्र है, रोड मैप है, ये समय समय पर आने वाले कुछ बातों के लिए ऐसे सोचने वाले लोग कैसे आगे की दिशा क्या है। कोई भी राष्ट्र केवल अपने इतिहास के डिब्बे में बनाकर नहीं रह सकता, आगे देखना पड़ता है। तो इसलिए संघ में इतने वर्षों से काम करने वाले कार्यकर्ता, सुनील जी जैसे व्यक्ति जो पूरे देश विदेश में प्रवास किए, इतने नई पीढ़ी के लोगों से पिछले 25 वर्षों से लगातार जो उठते बैठते हैं, उनसे संवाद करते हैं, ऐसे व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से लगा आगे के देखो। तो वर्तमान समाज में किन किन बातों के बारे में आज इस प्रकाश में कहने की आवश्यकता है, वो क्या सोच रहे हैं, हम कैसे सोचते हैं, इसके बारे में कहा। ये कोई प्रस्ताव नहीं है, ये एजेंडा नहीं है, दिस नॉट मैनिफेस्टो। सोचने की एक तरीका है, एक दिशा सूत्र है, इसलिए कहा है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में पुस्तकें बहुत आई हैं, पहले भी आई। संघ के स्वयंसेवक ने भी लिखे हैं, संघ को समझने के लिए बाकी लोगों ने भी लिखे हैं, समझने के प्रयत्न करके। संघ के विरोधी कहने वाले भी लिखे, हम किसी को विरोधी नहीं मानते, सर्वेशाम अविरोध है, नहीं हमारा विचार है। हमारे बाबा साहब आप्टे जी करके अखिल भारतीय बौद्धिक वो कहते थे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्वयंसेवक्स, टुडे स्वयंसेवक्स एंड टुमारो स्वयंसेवक्स। इसलिए सर्वेशाम अविरोध है ना, यह संघ ने सोच कर रखा है।
और हम हिंदू नहीं, आप कहते जो सब कहते वो ठीक है, लेकिन हिंदू नहीं हम भारतीय का, ठीक है। आपके कंटेंट यदि यही है, आप भारतीय को, इंडी को, हिंदू को, आर्य को हो, कुछ भी हो, कंटेंट की बात है। लेकिन शब्द के भी, हिंदू शब्द के आग्रह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। क्यों? हमेशा ऐसे है। अयोध्या को अयोध्या कहेंगे तभी होता है। अयोध्या को आप होनोलुलु कहेंगे, समझो कैलिफोर्निया कहेंगे, कैसे लगेगा? ठीक लगता है क्या? समस्या ही है। अरे भाई, शब्द में क्या है, नाम में क्या है? व्हाट इज देयर इन ए नेम? विलियम शेक्सपियर ने कहा था ना, गुलाब तो किसी से तो उसकी खुशबू तो है ही। लेकिन एक बार गुलाब कह दिया है, इसलिए आप उसको गुलाब को अब दूसरे कहेंगे तो वो खुशबू समझ में नहीं आती। इसलिए सावरकर ने अपने पुस्तक में लिखी है, मडोना के चित्र पर आप मडोना न लिखते हुए वहां फातिमा लिखे समझो। कोई चित्रकार जो विमर्शक समीक्षक आएगा उसको देखते रहेगा, आपने उसमें हटाकर फातिमा हटाकर मडोना देखो, उसकी भावना कैसे बदलती है देखो। नाम में कुछ नहीं है ऐसे नहीं है, नाम में है, नाम में इतिहास है, नाम में समझ है। इसलिए इलाहाबाद को प्रयागराज बनाने में ये नाम में क्या है ऐसे नहीं है भैया, उसमें एक इतिहास है। तो इसलिए हिंदू कहना पड़ता है। लेकिन आपको हिंदू कहने में कुछ नहीं, भारतीय कहने से होता है, ठीक है, हमको कोई ऐसे विरोध नहीं है, हमारा विरोध है ही नहीं। लेकिन हिंदू कहने से जो होता है वो भारतीय में पूरा नहीं होता है, ऐसा हमको। आपका कंटेंट उसमें वही है, नो प्रॉब्लम, नो आर्ग्यूमेंट। तो इसलिए संघ को इस प्रकार समझते 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 जाना पड़ेगा। इसलिए एक पुस्तक में संघ को समझा नहीं सकते। और संघ हर चीज, हर काम, हर प्रयास संघ ही करेगा, यानी ऐसे नहीं। संघ क्या करेगा? संघ कुछ नहीं करेगा, शाखा चलाएगा। इसलिए संघ में और एक सूत्र है, संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयं सेवक सब कुछ करेंगे। संघ क्या करेगा? संघ चरित्र निर्माण के, व्यक्ति निर्माण के कार्य और समाज में एक वातावरण बनाने का, राष्ट्रबोध के, सामाजिक दायित्व बोध के, सामाजिक संवेदना के, इतिहास के, सभ्यता के समझने के, एक आकांक्षा के, हम सभी एक ही कुटुंब के, परिवार के, भारत मां के संतान है, इस भाव को निर्माण करने के ऐसे एक वातावरण समाज में बनाना चाहते हैं। और व्यक्ति निर्माण अपने जीवन में, व्यक्ति, कुटुंब, समाज, व्यवसाय जीवन में, अपने आयामों में मैं एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकता हूं, बना रह सकता हूं, दूसरों के लिए बनाने में कैसे मैं सहयोगी हो सकता हूं, यह संघ के स्वयंसेवक है। ये दो काम है संघ के। बाकी सब काम स्वयंसेवक, स्वयंसेवकों पर छोड़ दिया है। स्वयंसेवक समय समय पर करते जाएंगे, पुस्तक भी लिखेंगे, दिशा सूत्र भी बताएंगे, उसको उतारेंगे, ये सब करेंगे। इसलिए संघ को समझने के लिए इस प्रकार के पुस्तक की आवश्यकता है। इसे नरेंद्र जी, बद्रीनारायण जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक है। संघ को समझने के लिए पुस्तक के यह भी एक दिशा सूत्र है, क्योंकि संघ पुस्तक में बंधा हुआ नहीं है। इसलिए संघ की अनुभूति हुए बिना संघ नहीं समझ सकते। इसलिए संघ को समझने के लिए संघ में आना पड़ेगा। तैरना कैसे, पुस्तक तो लिखे समझिए, उससे आप तैरना सीख सकते हैं। पुस्तक चाहिए कि नहीं तैरने के लिए? कबड्डी खेलने के लिए कबड्डी करके हमारे स्वयंसेवक ने बहुत अच्छे पुस्तक लिखे इंग्लिश में कबड्डी के बारे में। लेकिन पुस्तक पढ़ने से कबड्डी खेलने का आनंद तो होता नहीं भैया। उसमें बहुत सारे चित्र है अच्छे अच्छे कबड्डी के, लेकिन वो सब होने के बाद कबड्डी खेलने से कबड्डी होती है, तैरने से तैरना होता है। इसलिए संघ की शाखा में, संघ के कार्यक्रम में, संघ के वातावरण में आने से संघ को समझ सकते हैं। इस दृष्टि से ये रोड मैप है, यही संघ है, ऐसे ना सुनील जी ने कहा है। तो इसलिए मैं संघ हिंदुत्व के संदर्भ में आपके सम्मुख कुछ बातें इस समय को इतना ही मेरे मन कहता है। जैसे मैंने पहले ही कहा, मैं ना वक्ता हूं, लेखक हूं, ना इंटेलेक्चुअल हूं। नमस्कार। धन्यवाद दत्ता जी भाई साहब। संघ को समझना है तो संघ की शाखा में आइए, और इतने प्रबुद्ध उद्बोधन सुनने के बाद आपको लगेगा कि संघ को समझना है तो यह पुस्तक भी पढ़नी पड़ेगी।
250 की है, आज यहां मात्र 150 रुपए की मिलेगी। इस कार्यक्रम को लेकर संघ के प्रचार विभाग अवध प्रांत के द्वारा सोशल मीडिया पर एक हैशटैग चल रहे हैं, #स्वर्णिम_भारत और #रीड अबाउट RSS। इसका प्रयोग करके आप लोग ट्वीट भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर्मठता और कर्मशीलता के जीवंत रूप हैं। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से परिपूर्ण माननीय योगी जी ने अपनी दूरदर्शिता और प्रखरता से उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के आत्मविश्वास और आत्मगौरव की श्रीवृद्धि की है। अपनी बात को प्रखरता और स्पष्टता से तथ्यों और संदर्भों के आधार पर वे प्रामाणिकता से कहते हैं। वे राष्ट्रीय सोच और विचारों के ध्वजवाहक के रूप में प्रदेश का